हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल और आपकी सभी की तैयारी सीटेट की मैं करवा रही हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट हो रही है पहले कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो सीडीपी में से पियाजे की थ्योरी है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन हर पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं। ठीक है, विदाउट पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था, यानी कि एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में कहा गया था कि किस तरीके से बच्चे का संज्ञानात्मक कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है और हमें उन्होंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप 4 स्टडीज दी थी, किस तरीके से किस एज में कितने बच्चों का सेंसर मोटर स्टेज डेवलप होता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज डेवलपमेंट होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, फिर लास्ट में फॉर्मल स्टेज होता है। इसके पहले भी कुछ टर्म्स दी थी, कोई कंसेप्ट दिए थे जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी से ही आपकी एग्जाम्पल बताऊंगी मैं किस तरीके से एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण बोले जाते हैं और उदाहरण से आपको क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन से आपको रिलेट करके बच्चों को उस पर अप्लाई करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, विदाउट टाइम स्टार्ट करते हैं। जो पियाजे जी जो सिद्धांत दिया था उनका जो जन्म हुआ था वो 1896 से 1980। ये सब एक सिंपल तरीके से है, सिर्फ यूपी टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में क्वेश्चन आता है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो था कॉग्निशन, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सिंपल से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने कंसेप्ट दिया था, एक संपत्ति दिया था, एक कंसेप्ट दिया था। दो कंसेप्ट दिए थे उन्होंने। सबसे पहले बताया था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि जब एक बच्चे का स्कीमा का जहाँ पे अर्थ जो होता है कि बच्चे के मन दिमाग में, स्कीमा मतलब बच्चे के अंदर जो हम एक ज्ञान डाल रहे हैं, यानी एक सूचना डाल रहे हैं, एक ध्यान डाल रहे हैं, एक कंसेप्ट डाल रहे हैं, उसकी एक इमेज बना लेना। उसका एक मतलब मान लीजिए बहुत समय पहले क्या होता है कि हम छोटे बच्चे जो होते हैं हम उसको इस तरीके से उसका इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास होता है कि बच्चे उस चीजों के बारे में पहले सोचते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमने एक कहानी सुनाई, छोटे बच्चों को ले लीजिए, छोटे से बड़े बच्चों से, कि हमने उनको एक कहानी सुनाई। अब वो कहानी से पहले वो उसकी दिमाग में हम कहानी सुना रहे तो वो क्या कर रहे हैं, इमेज अपनी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, वहां पे बहुत सारे जानवर हैं और जंगल में इधर घूम रहे हैं, अपना कुछ खाना खा रहे हैं। ये तो इस तरीके की वो ऐसे हम उसको विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसके बारे में सोच रहे हैं, ये एक इमेज बना रहे हैं। वही एक स्कीमा होता है। कि स्कीमा का मतलब यहाँ पे बताऊं अगर बहुत सिंपल तरीके से तो ये होता है कि जो भी हम डाटा डाल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, उस नॉलेज को सांचे में इकट्ठा करना, यानी अपने दिमाग में उस कंसेप्ट को, उस इमेज को, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालना ताकि उसका जो स्कीमा अपने दिमाग में बिठा सके। ठीक है, सिंपल तरीके से स्कीमा का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको सबसे पहले हमारा दिमाग स्टोर करता है, फिर हम उसको सोचते हैं और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप होता है। स्कीमा से क्वेश्चन से इसके दो कंसेप्ट होते हैं। इसमें आपको समझते हैं पहले एडॉप्शन क्या होता है। एडॉप्शन होता है अनुकूलन हिंदी में बोलते हैं। एडॉप्शन का मतलब ये होता है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना, यानी कि अर्थात हम जिस भी माहौल में रह रहे हैं हम उसके साथ सामंजस्य बिठा सके, यानी कि उसके अनुकूल रह सके, तो उसको हम कहते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब दोबारा समझ लीजिए, किसी भी वातावरण या किसी भी माहौल में अपने आप को सामंजस्य मतलब अपने आप को ढालना। ठीक है, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के लिए 2 टर्म्स दी थी पियाजे ने। सबसे पहले कहा था कि एसिमिलेशन क्या होता है और एक्युमुलेशन। देखिए, इस टॉपिक में से कम हर पेपर में 3-4 बार, चाहे पेपर ऑनलाइन होता है, हर ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि अनुकूलन में 2 चीजें दी जाती है। एक तो होता है समावेशन या समायोजन, कि इन दोनों में से ऑप्शन दे देंगे कि इन दोनों में से कौन सा है। इसके अलावा ये इन दोनों में से एक ऑप्शन देंगे और बाकी ऑप्शन कुछ और देंगे। तो ये बताइए इसमें से एडॉप्शन के, अनुकूलन के 2 कंसेप्ट है, यानी 2 टर्म में से कौन सी टर्म्स इसमें नहीं है। याद रखिए, नेगेटिव सेंस में देंगे, पॉजिटिव सेंस में देंगे। तो पहले हम समझते हैं आत्मसातीकरण या समावेशन। एस्टिमुलेशन क्या होता है? एस्टिमुलेशन
एसिमुलेशन में क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म्स, सबसे पहले एसिमुलेशन समझते हैं कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दोबारा समझा देती हूँ कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो होते हैं कि क्लियर होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं क्लास में गई, क्लास में मैंने नेक्स्ट डे उनको बच्चों को भाषा पढ़ाई थी। मैं दोबारा गई क्लास में, उसी सेम क्लास में, और मैंने उनको आज नया टॉपिक पढ़ाना था। मैंने पढ़ाया वन विचार। वन विचार से मैंने पहले क्या करा, जो प्रीवियस नॉलेज थी उनके दिमाग में, जो स्कीमा था, जो ज्ञान था, मैंने उस ज्ञान से लेते हुए नए ज्ञान को यानी नए टॉपिक को आगे जोड़ दिया। तो एक तरीके से एस्टिमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल और दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने मार्केट में एक तरीके से कुत्ता देखा और एक तरह से बिल्ली भी देखी। कुत्ते का रंग जो था वो काला था और बिल्ली का रंग सफेद था। अगेन यही एग्जांपल, अगले दिन मैंने फिर वही कुत्ता देखा, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये स्कीमा बना रखा था कि जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो सफेद रंग का है और जो बिल्ली है वो भी सफेद रंग की है। लेकिन अगले दिन जब मैंने देखा, मार्केट में गई या कहीं पर भी बच्चों को लेके गई, तो बच्चे ने क्या किया, अपने दिमाग में जो स्कीमा बना रखा था कि डॉग को देखा कि आज डिफरेंट कलर का डॉग और डिफरेंट कलर की बिल्ली देखी, तो वो दोनों ही बिल्ली और डॉग अलग अलग कलर की थी। तो उसमें उसने बच्चे ने क्या करा कि कुत्ता, वो जो अपने दिमाग में स्कीमा बना रखा था कि बच्चे कुत्ते की 4 टांगे होती है, लेकिन उन्होंने यह था कि रंग क्या था, सफेद था बिल्ली का और उसका डॉग का। तो उन्होंने अगले दिन जब वो डॉग देखा तो डॉग भूरे रंग का दिखाया। तो बच्चे ने क्या किया कि अपने दिमाग में जो स्कीमा बना रखा था, जो प्रीवियस नॉलेज थी, उसके दिमाग में जो ज्ञान था, उसमें उसने कि जो डॉग है या बिल्ली है वो डिफरेंट डिफरेंट रंग की भी हो सकती है। तो उसी का एग्जाम्पल ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर मान लें एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने मैथ्स का एग्जाम और ऐड सिखाया, मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंसेप्ट को सिखाया। फिर मैंने अगले दिन उसी क्लास में मैं गई, आज मैंने उसमें क्या करा कि जो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस ईयर की नॉलेज में किया, उसमें क्या करा, मैंने आज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लस और माइनस सिखा दिए। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे ने क्या करा, पूर्व ज्ञान तो उसको नॉलेज थी, साथ ही साथ उसने नए नॉलेज को, नए कंसेप्ट को सीखकर अपने दिमाग में जो स्कीमा बनाया था, ये जो नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो और ऐड कर ली। तो उसको हम कहते हैं आत्मसात करना। एग्मोडेशन क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ चेंजेस करना। ठीक है, आपकी कुछ भी नॉलेज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। मान लीजिए मैंने मैथ्स का कंसेप्ट आपको सिखाया, ठीक है, मैथ्स का कंसेप्ट आपको पढ़ लिया, आपको मैथ्स प्लस आ गया, तो मैंने आज यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी सिखा दिया, यानी नया डिफरेंट तरीके से आपको नया टॉपिक परिवर्तन करके बता दिया। तो उसको हम कहते हैं एक्मोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डॉग और बिल्ली का पिक्चर्स अभी एग्जाम्पल बताया था, कलर का बताया था। मान लीजिए बच्चे ने एक डॉग देखा, उसकी 4 टांगे होती है, इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर के डॉग्स होते हैं। इस तरीके से एक बिल्ली देखी, अब उसने अपने दिमाग में ये स्कीमा बना रखा था कि उसने अपने दिमाग में कि डॉग होते हैं, डॉग की 4 टांगे होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बिल्ली देखी एक दिन, तो बिल्ली के भी 4 टांगे होती है, बिल्ली भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। यानी कि उसने जो पहला वाला ज्ञान है कि उसको लगा कि कहीं ना कहीं डॉग ही 4 टांगे नहीं होती है, बिल्ली की भी 4 टांगे होती है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकती है। इसी तरीके से आप और चीज ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अपने भाषा वर्ण के अलावा भी हमने शब्द और विचार पढ़े, तो शब्द विचार में क्या करा, जो टॉपिक हमने प्रीवियस नॉलेज में पढ़ रखा था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अब उसमें क्या कर दिया, नए ज्ञान को ऐड कर दिया, यानी नई नॉलेज को ऐड करने से क्या हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। इसकी तरीके से आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। एक एग्जांपल और उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए बच्चा एक अपने पापा से जिद कर रहा है कि मुझे आज साइकिल चाहिए और मुझे साइकिल सीखनी है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लिया। अब बच्चे क्या कर रहा है कि साइकिल सीखी, बच्चे को साइकिल जो थोड़ी बहुत आती थी, पापा ने क्या कर दिया, एक दिन उसको लाके दे दी। जब वो बड़ा हो गया तो एक दिन उसको साइकिल तो आती है, उसको पापा ने साइकिल सिखाई, उसको साइकिल आ गई। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, पापा ने उसको उसके गिफ्ट पे कहा कि मैं तुम्हें नई कार दे दूंगा अगर तुम अपनी पोजीशन में फर्स्ट आओगे। तो वो फर्स्ट आया तो उसे कार दे दी। यानी जो उसने प्रीवियस नॉलेज थी, उसको साइकिल चलाने की नॉलेज थी, उसे कार नहीं स्कूटी दे दी। स्कूटी देने से क्या होगा, जो उसकी कार की जो प्रीवियस की नॉलेज थी उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंजेस कर दिया। बच्चे ने जो सीखा हुआ था उसमें पापा ने क्या कर दिया, दूसरी चीज नहीं लाके उसमें परिवर्तन कर दिया, यानी चेंजेस कर दिया। यानी स्कूटी में भी वो सीख सकता है, 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद लगातार सीख जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्मोडेशन कर दिया, समावेशन कर दिया। यानी जो उसकी नॉलेज थी, जो उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन थी, उस नॉलेज के साथ साथ उसमें परिवर्तन कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिए। तो उसमें क्या हो गया, उसको नई स्कूटी मिल गई और उससे वो चलाना सीख गया। इस तरीके से स्विमिंग का है। स्विमिंग में बच्चे ने जिद करी कि पापा मुझे स्विमिंग सीखनी है। बच्चे ने आज स्विमिंग सीखी। स्विमिंग सीखते सीखते बच्चे ने क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन में स्विमिंग
पहले पापा ने हेल्प करी, प्रीवियस नॉलेज के तरीके से उसे हेल्प करी, हेल्प करना फिर एक्सप्लेनेशन करा, यानी समावेशन किया, फिर आगे आगे बच्चा खुद से करने लग गया कि किस तरीके से हाथ चलाना, किस तरीके से पैर चलाना, उसमें उसने परिवर्तन किया, यानी अपने ऊपर जो चेंजेस किए वो भी कहीं ना कहीं हमारा एकोमोडेशन है। आपको ये दोनों चीज समझ में होगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी ऑनलाइन पेपर होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने होता है जब इन दोनों में एस्टिमेशन और अकोमोडेशन में बैलेंस नहीं बना पाते, जब बैलेंस नहीं बनता तब हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन, सॉरी बैलेंस बन जाता है, जब इक्वल बैलेंस बन जाता है तब उसे हम संतुलन कहते हैं। जब इन दोनों में बैलेंस नहीं बनता तो अनइक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यही समझना है, इतना ही नॉलेज है इसकी संतुलन की। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि मान लीजिए जो अपने दिमाग में अपने ज्ञान या नॉलेज इकट्ठी की हुई है उसमें और स्कीमा को जोड़ना, यानी और सूचनाओं को जोड़ना, ये एक संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये टर्म्स जो है अडॉप्शन, एस्टिमेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जार थ्योरी है। एक एक करके सब समझेंगे। सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टॉप। सबसे पहले पढ़ते हैं सेंसर मोटर स्टेज, कि सेंसर मोटर स्टेज यानी कि संवेदी प्रेरक सिद्धांत। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से 2 साल। ठीक है, 0 से 2 साल तक के पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो गर्भावस्था से लेकर आपका जो होगा उसका 2 साल तक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 साल तक माना जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं छोटी मोटी जो आपको याद रखनी, पता होना चाहिए। सेंसर मोटर स्टेज में क्या होता है, सेंसर मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चों की जो सेंसर होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसमें आंख, मुंह, नाक, कान, फेस के ये जो 4 ऑर्गन्स होते हैं, ये चारों का विकास होना शुरू होता है और धीरे धीरे बच्चे इन चीजों को महसूस करना सीख जाता है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व में से क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे। इसका मतलब समझिए, वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि बच्चे क्या होता है कि बच्चों को कोई भी चीजें दिखाते हैं, बच्चों को कोई चीज दिखाते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, चाहे खिलौने ले लीजिए, कोई भी अच्छी चीज जो उसकी पसंद की होती है, हम उसको दिखाया, उसके सामने रखा और फिर क्या कर दिया हमने, उसके सामने ही उस चीज को छुपा दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उस वस्तु को ढूंढने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होगी। चाहे हम उसको अगर गर्ल्स को टॉय देते हैं, गर्ल्स को यानी कि डॉल दे देते हैं, बहुत सुंदर सी डॉल दे, जैसे बाबी डॉल दे दी, तो बाबी डॉल बहुत उनकी पसंद की होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ढूंढने लगेगी और उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस होगा, यानी वस्तु स्थायित्व का मतलब है चीजों को खुद से ढूंढने लगेगी, इधर उधर ढूंढेगी, नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सिर्फ इसको समझना है। वस्तु स्थायित्व मानी बच्चे को हम कोई चीज दिखा रहे हैं और छुपा दी, उसके बाद बच्चा उसको ढूंढने लगता है, इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसमें छोटा सा ही टॉपिक है जिसको समझना है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट, वस्तु की पहचान करना सीख जाता है। वस्तु को किस तरीके से, फिर बच्चे छोटे छोटे आपने देखा होगा खेलते हुए बच्चे उन्हीं खेलते खेलते खिलौनों को हमने कई बार वॉश भी करना पड़ता है। जैसे बॉल हो गई, लड़कों को बॉल बहुत पसंद होती है, तो वो बॉल क्या करता है, खेलते खेलते उन्हें अच्छी लगती है तो मुंह में भी डालते हैं, तो वो मुंह में डालने लगता है, रोने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, हंसने की होती है। कई बार बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है या बच्चा बहुत खुश है तो हंसने लगता है, रोने लगता है। तो यही एक्सप्रेस जो होती है ना, ज्ञान इंद्रिया जिसको कहते हैं, वो 0 से 2 साल के बच्चे इन प्रवृत्तियों में धीरे धीरे विकसित होने लगती है और यही बच्चे प्रवृत्तियां करते हैं, वस्तुओं को पकड़ना करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा छोटे बच्चे, अगर हम एक्टिंग करते हैं, हम ऐसी उनको ड्रामा करते हैं, तो बच्चे उसकी नकल उतारने लगते हैं, यानी इमिटेशन करने लग जाते हैं, यानी कि अनुकरण करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी क्या होती है, ये बच्चे 0 से 2 साल के बच्चे ये चीजें सारी करते हैं। सेंसर मोटर स्टेज का ध्यान रखना है। सेंसर मोटर स्टेज में ये सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने मैंने बोला वस्तु स्थायित्व होती है। आगे हम पढ़ते हैं बहुत इजीली, बहुत आसान से, प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक का यानी कि जो प्री यानी पहले से ही 2 से 7 साल की एज होती है, इस टाइम पीरियड में बच्चा क्या क्या सिद्धांत दिए थे पियाजे ने, उस सिद्धांतों को पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स दी थी जो हमको ध्यान में रखनी है और जो इसी में से ही रिलेटेड आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं और उससे आपको क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्रतीकों का प्रयोग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतीकों यानी इमेजों का बच्चा क्या करता है, इमेज बनाना शुरू कर देता है। इमेज यानी प्रतीकों यानी इमेज बनाना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं, और उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में एक इमेज बना ली और इमेज से ही अपनी चीजों को समझने की कोशिश करता है। 2 से 7 साल। इसमें एनोमिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार लगा रही हूँ, सबसे पहले है जीववाद। एनोमिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चों को देखा वस्तुओं में जो होता है
वो क्या करते हैं, निर्जीव से सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी वस्तु सजीव है, कौन सी निर्जीव है। यानी अगर हम उसके सामने, अगर एक मान लीजिए मैंने उसके सामने एक डॉल रख दी, एक गर्ल्स के आगे में डॉल रख दी और एक पिक्चर्स दिखा दी, तो बच्चा जो सामने होगी उसी को ही वो मानेगा कि ये निर्जीव है, ये सजीव है, सजीव ही मानेगा। लेकिन जो पिक्चर्स दिखा दी और ये कुछ और इमेज हमने उसके सामने कुछ और रख दिया, उसकी पहचान नहीं पा पाएगा, क्योंकि 2 से 7 साल के बच्चों में एनोमिज्म की कमी रहती है। क्यों कमी नहीं कह सकते, कि उनको अभी अच्छी तरह उस एज में जो उसका कॉग्निशन है उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो वो इसीलिए वो सजीव को निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, चीजों में अंतर नहीं कर पाता, वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जहां पर बच्चा जो भी कह रहा है, ये कर रहा है, यानी कि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, कि रियलिटी का ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण लिया कि एक राहुल है, एक लड़का है राहुल, और वो इसी एज पीरियड, इसी टाइम पीरियड में है। उसके पापा फोन कर रहे हैं कि मम्मी को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप कोई काम करके लेके आना, लेकिन उसकी मम्मी सामने नहीं है, फोन पे ही बात हो रही है, तो उसकी मम्मी बोल रही है कि इस तरीके से लाना। वो हमें, अब बच्चे से कह रहे हैं कि आपको ये जो चीज मम्मी को मैंने बोली है, तो वो उस बच्चा मम्मी को हाँ में हाँ बुलाएगा, यानी कि उसको वास्तविक का ज्ञान नहीं है कि मम्मी नहीं है, लेकिन जो भी चीज बोल रहे हैं वो हाँ में बताया जा रहा है। तो आगे जो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा या प्रश्न किया जाएगा, तो वो प्रश्न में क्या करेगा, वो हाँ का ही जवाब देता रहेगा, यानी उसे वास्तविकता ही नहीं पता है, कि कोई भी चीज के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। उसके पास जो स्कीमा बना हुआ है, जो नॉलेज बनी हुई है, वो इतनी है कि जो चीज उसके सामने है और जो उसने कर रहा है वो ही उसके लिए ठीक है, और कोई अदर वस्तु उसके सामने नहीं है। ठीक है। सेंट्रलिज्म क्या होता है, केंद्रीकरण क्या होता है बच्चा, सेंट्रलिज्म क्या होता है, ये बच्चा खुद को सेंटर में रखकर एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। डिफरेंट मैंने कोई भी एग्जांपल दिया, मैंने कोई ऐड का सम करवाया, बच्चे का ऐड का सम करवाया, बच्चे ने ऐड का सम किया, लेकिन उसको एक ही तरीका पता था, तो उसने एक ही तरीके से उसका सॉल्यूशन किया। उसको डिफरेंट तरीके नहीं सिखाए गए थे, तो इसीलिए उसने डिफरेंट तरीके से नहीं किया, यानी खुद को सेंटर में रख के उसने कहा एनालाइज। और सीधे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, कि मान लीजिए प्याजी ने यहाँ पे दिया कि 1-2 जार दे दिए पानी के, और दोनों को ही डिफरेंट शेप में दे दिए, एक मोटा है थोड़ा पतला है, दोनों में इक्वल पानी रख दिया। बच्चे के सामने क्वेश्चन किया कि किस में पानी ज्यादा है, तो बच्चा इसमें सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। सिलेक्शन नहीं मतलब यानी कि को संरक्षण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था वो इतना ही था कि दोनों गिलास बराबर है, लेकिन उसमें जो साइज और उसकी शेप की पहचान ना करने के कारण बच्चा इसकी पानी की क्वांटिटी को नहीं बता पा रहा, इसलिए यहाँ पे संरक्षण है। दूसरा इनरिसिबिलिटी, यानी कि अपलटावी में क्या होता है, अपलटावी में क्या करना है कि मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है, घर जा रहा है, घर से स्कूल और स्कूल से घर जाना है बच्चे को, तो बच्चे यानी घर से तो स्कूल जा सकता है, घर से उसको पता है कि यहाँ से ऐसे रास्ता है, इधर से इधर जाना है, और वो स्कूल पहुंच जाएगा। घर से स्कूल पहुंच गया। अब स्कूल में पहुंचने के बाद लेकिन बच्चे को अगर वापस जाना है तो उसको वहां का रास्ता नहीं पता, सीधे से उल्टा करना पता है, लेकिन उल्टे से सीधा करना नहीं पता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल और दे देती हूँ, यानी कि 4+2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2+4 कर दूं तो बच्चा इसको उल्टा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको इस कंसेप्ट या इमेज या इसकी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है कि वो उसको उल्टे से सीधा करे। सिलेक्शन क्या होता है, क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ पर छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ा तो कर पाएगा, छोटे से बड़ा करना सिखाया, लेकिन बड़े से छोटा करना उसको कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। तो इसका मतलब है कि बच्चे ने जो संबद्धता है वो क्या कर रही है कि बच्चे ने सीखा है कि ए बड़ा होता है, उसके बाद बी बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम छोटे से बड़ा करना सीखा है, लेकिन बड़े से छोटा सिलेक्शन क्रमबद्धता के रूप में लगाना नहीं पड़ा। इसमें से जो हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ा था उसका ही अपोजिट होता है कॉन्क्रीट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल बोल सकते हैं, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, या हम बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, और एक होता है आपका जो होता है मूर्त अवस्था, और एक होता है कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है, मूर्त मतलब जो चीज हमारे सामने है, हम उसकी एक इमेज बनाते हैं कि ये वस्तु हमारे सामने है, लेकिन हमें जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो अमूर्त होती है। इसमें जो चीज हमारे सामने नहीं होती तो उनकी हम खाली इमेज बनाते हैं। जो चीज सामने है वो तो सामने ही है, लेकिन जो चीज सामने होती है उसकी इमेज बना देते हैं। वो फॉर्मल में पढ़ेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में यहाँ पे पढ़ेंगे मूर्त। सबसे पहला मेज है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 7 से 11 या 12 साल भी हो सकता है।
अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे ही टर्म्स आपको याद रखने। इको सेंट्रलिज्म में क्या होता है, अहम केंद्रितता में हमने वहां पे पढ़ा था कि बच्चा वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे का वास्तविक ज्ञान की जो नौबत होती है वो हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति उस सामने नहीं है, फिर भी बच्चा उस चीज को एनालाइज करेगा कि वो व्यक्ति नहीं है। हाँ का जवाब हाँ में नहीं देगा, ना का जवाब ना में नहीं देगा। उन दोनों को कंसेप्ट को सोचते हुए अपना जवाब, खुद का जवाब देगा कि मुझे क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, और कौन सी बात हमारे लिए सही है, कौन सी बात नहीं समझ है। क्योंकि यहाँ पे 7 से 11 साल का बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। एनिमिज्म में मैंने आपको बताया था कि एनिमिज्म में जीववाद में क्या होता है कि सजीव को निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात है तो एनिमिज्म में क्या होता है कि बच्चा सजीव को निर्जीव और निर्जीव को समझने का जो कंसेप्ट होता है वो उसको समझ में आ जाता है। ये याद रखिए, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए बता रही स्टार। फिर होता है सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म में मैंने बताया था आपको कि वो खुद को सेंटर में रखकर एक ही चीज के बारे में सोचता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अगर बच्चे को नॉलेज है यानी ज्ञान है, तो वो ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, यानी कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कि वो उसको डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ सकता है। आपने अपने पढ़ा होगा अभिसारी और अपसारी चिंतन, तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन मैं अलग से पढ़ाऊंगी, उसमें हो जाती है। अब है कॉन्सर्वेशन यानी संरक्षण। क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि प्याजी ने 2 बीकर दिए थे बच्चों को और उसमें बीकर में पानी भर दिया था। उन बीकर में क्या कर दिया था, बच्चों को दोनों को डिफरेंट तरीके, एक को पतला कर दिया था और एक को मोटा दिया था। बच्चा इसमें से सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा था कि शेप और साइज तो अलग है, लेकिन इसमें पानी की क्वांटिटी क्या थी कि जो प्री ऑपरेशन था उसमें कंसेप्ट को नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऑपरेशन से कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा पानी की क्वांटिटी में बताएगा। ये शेप और साइज तो दोनों डिफरेंट, लेकिन पानी की जो वाटर की क्वांटिटी है वो दोनों में बराबर है। ठीक है। विजिबिलिटी यानी पलटावी में क्या होगा, बच्चा क्या होता है, स्कूल का मैंने एग्जांपल बताया था कि बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए इसको रास्ता पता है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, बच्चा यहाँ पे सीख जाएगा। जो 7 से 11 साल के यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा स्कूल से घर जाने का रास्ता भी सीख जाएगा। सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा करने का कंसेप्ट यहाँ पे सीख जाता है। बच्चे को 4 प्लस 2 प्लस 6 होते हैं, तो बच्चा इस कंसेप्ट को भी आसानी से समझ जाएगा। इस एज में 4 प्लस 2 क्या होते हैं, हमारे 6 होते हैं, तो ये दोनों आंसर होगा। ठीक है। सिलेक्शन मतलब मैंने बताया था कि बच्चा छोटे से बड़ा करना सीखता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बड़े से छोटा करना भी सीख जाता है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही आपसे क्वेश्चन के उदाहरण पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। वस्तुओं का वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि बच्चों को अगर हम डिफरेंट शेप की दे दें, नाम दे दे, तो बच्चा इस टाइम पीरियड में बच्चा क्या करेगा कि अपनी शेप को सही ढंग से सही क्रम में क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा। यानी कि अगर मैंने उसको ट्रायंगल की शेप है, तो वो ट्रायंगल की शेप अगर मैंने डिफरेंट तरीके से दी है, तो बच्चा उसका सिलेक्शन करके, अगर इसको ए नाम दिया है तो बच्चा इसको भी ए नाम दिया है, इसको सर्कल को ए दिया, सर्कल तो बिल्कुल इजी है, सेम होगी। और यहाँ पे मैंने देखिए ट्रायंगल और रेक्टेंगल दे दिया, तो उसके नाम दे दिया रेक्टेंगल, और इधर शेप दूसरी थोड़ी सी चेंज कर दी, तो बच्चा इससे क्रमबद्धता यानी क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बच्चा वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक इस तरीके से शेप दी जाती है, तो अलग अलग शेप को करना वो सीख जाएगा। उसके बाद इसमें मोस्ट है डिटेक्टिव रीजनिंग। क्या होती है, डिटेक्टिव रीजनिंग में बच्चा क्या करता है, जो वस्तु हमारे सामने है उस चीजों को एनालाइज करना सीख जाता है। इसको डिटेक्टिव यानी तर्कना यानी सोचना यानी चिंतन करना सीख जाता है। मूर्त वस्तुओं का भी तार्किक चिंतन में भी सेम ही होता है कि जो वस्तु उसके सामने है उस चीजों के बारे में वो डिफरेंट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्री का चित्र दिया या कोई और भी डिफरेंट एक पक्षी दिखा दिया, और पक्षी के बारे में बच्चा वो एनालाइज करेगा, अपने दिमाग में एक इमेज बनाएगा, एक स्कीमा बनाएगा, और उस स्कीमा से बच्चा ये सोचेगा कि ये पक्षी है, इसमें इतने डिफरेंट कलर होते हैं, इसके ये क्या क्या काम करता है, ये इसके बारे में, इसकी सही और गलत चीजों के बारे में, दोनों के बारे में एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स है ये सिर्फ ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो टर्म्स थी उसका जो उल्टा अपोजिट है, इसमें से 1 2 और 3 ऐड हुई है, बाकी सारी सेम है। मैंने प्री ऑपरेशन स्टेज में यही बताया था कि यहाँ पे बच्चा खाली अपने बारे में सोचता है। एनिमिज्म में मतलब क्या होता है, सजीव को निर्जीव वस्तुओं में करना सीख जाता है, लेकिन यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों को ही चेंजेस करता है।
सेंट्रलिज्म में वहाँ पे बताया था बच्चा एक ही चीज के बारे में, एक ही समस्या के बारे में एक ही तरीके से सोचेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से। सिलेक्शन मतलब पानी का बीकर दोनों सामान दे रखा है, लेकिन बच्चा यहाँ पे चीजों के बारे में सोचेगा। रीजनिंग में स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने की तरीका सीख जाएगा। सिलेक्शन में क्रमबद्धता में सीधे छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा सीख जाएगा। वस्तुओं का एनालाइज करना सीख जाएगा। डिडक्टिव रूप से मोर सक्रियात्मक वस्तु, ये सारे लास्ट है पियाजे ने जो दी थी स्टेज, उसमें क्या होता है औपचारिक अवस्था में ये 11 से 15 साल के बच्चों में सिखाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है जो है हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रेशन, यानी कि बच्चा कोई भी अगर हम समस्या आती है, कोई भी डिफरेंट तरीके की अगर हम रीजनिंग देते हैं तो बच्चा आसानी से इसको हल कर पाता है, या डिफरेंट तरीके के सम देते हैं तो बच्चा आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो उसका उच्च स्तरीय जो होता है, उसका जो लेवल होता है वो बहुत हाई डिग्री पे हो जाता है। संतुलन बनाना वो सीख जाता है। किसी भी मुश्किल मान लीजिए कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है या उसकी ऐसी सिचुएशन है तो उसका हल करना वो आसानी से सीख जाता है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर अगर एक स्थिति ऐसी आ गई है और एक स्थिति से अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ उसके आगे प्रेजेंट हो गई है, उस स्थिति के अलावा मान लो कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन के एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन के उधर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना सीख जाता है कि एक स्थिति ऐसी है तो दूसरी चीज़ में उसका ट्रांसफ़र करना सीख जाता है। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है भाई बच्चा, मैंने आपको बताया था, मूर्त वस्तुओं के सामने जो उसकी वस्तुएं सामने हैं उसके बारे में सोचना चिंतन करने लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर जो वस्तु उसके सामने भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो वस्तु इसके सामने भी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ इमेज कर सकता है, उनकी भी वह रूल्स यानी थिंकिंग करना सीख जाता है। अगला है हाइपो थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग। मैंने वहाँ पे बताया था कि आगमन विधि, आगमन तकना मतलब होता है कि इनडक्टिव विधि क्या होती है जिसमें बच्चा उदाहरण देके फिर नियम को सीखता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पहले नियम सीखेगा, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण देके बच्चे को हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बच्चा क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने हैं, कुछ नियम होते हैं, यानी उन नियमों को मतलब सीखना जरूरी होता है। जैसे होता है परिकल्पना मतलब होता है, यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं कि कोई भी कल्पना करके, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ सोच के उसका एनालाइज करके करना। और निगमन मतलब होता है कि यानी कि नियमों के द्वारा हम उस चीज़ों को समझते हैं। तो इन दोनों को ही मिलाकर हमारी चिंतन होता है। आज हमने समझा कि सेंट्रल मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज कि किस किस तरीके से इन चीज़ों का स्टेजेस बनाई गई है पियाजे ने। और इससे रिलेटेड MCQ के क्वेश्चन आपको करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम अगली टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे अगली ही थ्योरी, और वो थ्योरी हम अगले टॉपिक में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।